जब आएगा देश पर संकट तो महामानव लेंगे कट। जी हां, पिछले 11 साल का इतिहास यही कहता है कि जिस भी क्षेत्र में देश की जनता संकट में होगी, परेशान होगी, मुसीबत में होगी, हुजूर वहां से कट लेते हैं। लोगों की मदद करना, मदद का भरोसा पैदा करना, साथ खड़े होना, बचाव की मुद्रा में होना बहुत दूर की बात है। हुजूर ऐसी दूरी बना लेते हैं और ऐसी चुप्पी साध लेते हैं मानो उन्हें देश के इस संकट के बारे में कुछ मालूम ही ना हो, किसी और गोला पर रहते हो। अगर पुराना न भी देखें तो नई परिस्थितियों को याद करिए। मणिपुर में क्या कुछ नहीं हुआ, सालों तक मणिपुर जलता रहा, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग आज भी बेघर हैं, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। न जाने कितने दशक पीछे हमारे ही देश का एक राज्य चला गया, मगर नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। नेता प्रतिपक्ष कई बार चले गए, अलग अलग पार्टियों के दर्जनों सांसद चले गए, लेकिन हुजूर के पास टाइम नहीं था अपने ही मणिपुर का हालचाल लेने के लिए। अभी हाल ही में पहलगाम का हमला याद करिए, दिखाने के लिए हमले के बाद विदेशी यात्रा छोड़ के चले आए। 2 दिन की यात्रा थी सऊदी की, आधे दिन में चले आए। ये अलग बात है कि 15.5 करोड़ फूंक दिए, उड़ा दिए, जिसमें से 10 करोड़ से ज्यादा खाली होटल का बिल था। पता नहीं होटल में कौन सी सर्विस मिल रही थी, मगर फिर भी भारत आकर जम्मू कश्मीर नहीं गए, जहां के लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही थीं, जिनके ऊपर दाग लग रहा था, जिनके परिवार उजड़ गए, उनके पास भी नहीं गए। गए कहां? बिहार में चुनाव का माहौल बनाने और मौतों पर वोट मांगने, वोट की भीख मांगने। अब एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति, लोग संकट में हैं और आदमी जब संकट में होता है तो उम्मीद करता है कि परिवार का मुखिया, राज्य का मुखिया या फिर देश का मुखिया उनकी मदद करेगा, उन्हें बचाएगा। लेकिन हुजूर ने 11 साल में यही सिखाया है, यही दिखाया है कि आपके अच्छे दिनों में तो हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप संकट में आएंगे आपसे हम कट्टी ले लेंगे और इतने दूर हो जाएंगे कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हमें संकट के बारे में कोई जानकारी भी है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि संकटग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर भक्तों के भगवान हमेशा अपने चुनावी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। एक बार फिर से देखिए, पंजाब में प्रलय आया हुआ है, भयंकर संकट चल रहा है, परिस्थितियां कैसी हैं अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर प्रधानमंत्री ने अब तक एक को ट्वीट तक नहीं किया है। पंजाब में जो संकट है उसको 1 हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर चुका है, मगर फलाने के पास 2 लाइन लिखने का टाइम भी नहीं है। पंजाब के लिए यह किस स्तर की बेशर्मी है, क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं? हिमाचल तबाह हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भयंकर बारिश हो रही और पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। ध्यान रखिए, ये तीनों ही राज्य विपक्ष द्वारा शासित हैं। वैसे तो जहां भाजपा की सरकार होती है, डबल इंजन होता है, वहां पर भी संकट के समय नरेंद्र मोदी नजर नहीं आते। मणिपुर को याद करिए, मगर ऐसा लगता है कि विपक्ष शासित राज्यों को कुछ ज्यादा ही सौतेला व्यवहार झेलना पड़ता है। पंजाब में अभी इंसानों पर, खेती पर, आवागमन पर, सड़कों पर, पुलों पर और जानवरों पर इस बाढ़ का कैसा असर है, उस पर सभी मामलों पर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे देश की जनता को मरता हुआ छोड़ के नरेंद्र मोदी सालों पहले दुनिया छोड़ चुकी मां को दी गई कथित गाली के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और वोट के जुगाड़ में लग गए हैं। और इनके गृहमंत्री जम्मू कश्मीर तक चले जाते हैं, मगर थोड़ी ही दूर पर पंजाब जाकर वहां का हाल चाल लेने की जहमत नहीं उठाते। आज इस मामले पर तगड़ी वाली चर्चा करने की जरूरत है कि आखिर पंजाब से किस बात की खुन्नस निकाली जाती है, और बात यह भी करेंगे कि पंजाब का भारत के लिए योगदान कितना महत्वपूर्ण रहा है। यानी हल्का फुल्का चीजों को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अपने सबसे लायक बेटों में से एक को प्रधानमंत्री इस तरह से नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, जो हर बार दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा रहता है। उनके दुख में आखिर भारत की सरकार आंखें मूंद कैसे लेती है। ये मसला बेहद गंभीर है। आपको गोदी मीडिया पर बाढ़ से संबंधित चीजें मिल जाएंगी थोड़ी बहुत, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, यानी सवाल। गोदी मीडिया पर आपको ट्यूब के सहारे तैरता हुआ पत्रकार मिल जाएगा, पानी में डूब कर दिखाएगा कि देखिए कितना पानी भरा हुआ है, खेतों का पानी दिखाएगा, डूबता हुआ घर भी दिखा सकता है, लोगों से बात करके थोड़ी बहुत समस्याओं का जिक्र भी करेगा, मगर वो किसी भी रूप में सत्ता से सवाल नहीं करेगा कि सत्ता इन लोगों के लिए कर क्या रही है। वैसे नरेंद्र मोदी की सत्ता पंजाब के लिए क्या कर रही है, इसका अंदाजा लगाने के लिए इतना ही काफी है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब तक पंजाब के लिए 2 लाइन लिखने का भी समय नहीं मिला, कम से कम जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जबकि मां के नाम पर विक्टिम कार्ड खेलने का टाइम हुजूर के पास है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 36 मिनट का ऑनलाइन संबोधन दिया, यानी भंसड़ी आए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पंजाब में बाढ़ के हालात कैसे हैं, पंजाब के योगदान को हल्का सा याद करेंगे और फिर विश्व गुरु से उन्हीं की भाषा में तगड़ा वाला सवाल भी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। इसके अलावा आपको
आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले लगभग 2 सप्ताह से यानी 20 अगस्त के बाद से ही पंजाब की बड़ी नदियों में, डैम में अनियंत्रित पानी छोड़े जाने की चेतावनी आई थी। 24 अगस्त के बाद कई जिलों में पानी भर गया। आज की स्थिति यह है कि कई इलाकों में 10-12 दिन से लगातार जल भराव है। 2 सप्ताह से ढेर सारे खेत डूबे हुए हैं। अब तक कम से कम 1500 गांव प्रभावित हैं और खबरों के अनुसार कम से कम 26 मौतें भी हो चुकी हैं। कहीं कहीं संख्या इससे भी ज्यादा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि करीब 3 लाख एकड़ फसल डूब गई है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। होशियारपुर, कपूरथला के खेत 15 दिन से डूबे हुए हैं। पटियाला, संगरूर की फील्ड में पानी चढ़ चुका है। फिरोजपुर, फाजिल्का, पटियाला में ढेर सारा पानी जमा है। लुधियाना में भी लोग प्रभावित हैं। 3 सितंबर तक कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बहुत सारे जानवर बहकर पाकिस्तान तक जाने की खबरें चल रही हैं। 2.5 दर्जन से ज्यादा इंसानों की मौत, लाखों के प्रभावित होने और 15,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की खबरें चल रही हैं। हर संकट में, चाहे वो प्राकृतिक हो या सत्ता द्वारा पैदा किया हुआ, अपने अनाज से लोगों का पेट पालने वाला पंजाब और उसकी खेती पर भी इस बाढ़ का असर बहुत गहरा हुआ है। खबरों के अनुसार 3 लाख एकड़ खेती जलमग्न हो चुकी है। खासकर धान के सीजन में बड़ा नुकसान है। लुधियाना सहित कई शहरों में 2 से 3 फुट तक पानी भर चुका है। कई सड़कें भी बंद बताई जा रही हैं। कुछ पुलों के भी नुकसान की खबरें हैं तथा जानवरों को काफी नुकसान हुआ है, यानी पशुधन का बड़ा नुकसान। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी खबरें हैं और ग्राउंड रिपोर्ट देखने को मिल रही है जिनमें दावा किया जा रहा है कि ढेर सारे जानवर बह के पाकिस्तान तक चले गए। लोगों का जीना काफी मुश्किल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भयंकर बारिश ने पंजाब को इस हाल में पहुंचा दिया है। अब चूंकि प्रकृति पर हमारा कोई त्वरित जोर तो चलता नहीं है, बाकी पहाड़ों में सरकारें और सेठ मिलकर क्या कर रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं। मगर तात्कालिक बात करें तो जब भी हमारे ऊपर संकट आता है तो हमारी नजर परिवार के मुखिया पर या देश के मुखिया पर, राज्य के मुखिया पर होती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग टैक्स भरते हैं मोटा मोटा। अब देश के मुखिया पंजाब के लिए क्या कर रहे हैं उसको समझने से पहले हल्का सा भारत के लिए पंजाब की महत्ता के बारे में बता देते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, आपको एहसास होगा कि पंजाब हिंदुस्तान के सबसे लायक बेटों में से एक है। पंजाब की वही धरती है जिसने सिख परंपरा और सामाजिक सुधार, बराबरी, सेवा, लंगर, साहस और खालसा का आदेश दिया। पंजाब की वही धरती है जिसने जलियांवाला बाग जैसे क्रूर दमन को देखा और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यानी 1919 के अमृतसर की इस घटना के बाद पूरे देश में कैसा माहौल बना ये बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। गदर आंदोलन को याद करिए। उत्तरी अमेरिका और हांगकांग से लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा जैसे पंजाबी क्रांतिकारियों ने विदेशों में बैठकर ब्रिटिश राज को चुनौती दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, ये सब अविभाजित पंजाब की मिट्टी से निकले वो नाम हैं जिन्हें हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। इनके क्रांतिकारी विचार, जन आंदोलन को पैदा करने की शक्ति और उनके त्याग अमर है। पंजाब वही धरती है जिसने अकाली गुरुद्वारा सुधार आंदोलन को जन्म दिया, धर्मस्थलों के लोकतांत्रिक प्रबंधन का सूत्र दिया। आपने एक फिल्म देखी होगी गदर। वो फिल्म हल्का सा इस बात का एहसास कराती है कि विभाजन का सबसे बड़ा घाव किसे मिला। एक तरफ था पंजाब, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल। भारत का बाकी हिस्सा इनके घावों की कहानियां सुनता रहा और इन्होंने अपनी छाती पर सारे घाव झेले। मगर समझने वाली बात यह है कि विभाजन का सबसे बड़ा घाव झेलने के बाद भी पंजाब बहुत तेजी से पुनर्निर्माण में जुट गया। यहाँ लाखों की संख्या में शरणार्थी आए और गए भी, मगर फिर भी अद्भुत गति से पंजाब में खेती, बाजार, शिक्षा और उद्योग को दोबारा खड़ा कर लिया गया। और इसके बाद हरित क्रांति को कौन भुला सकता है। गेहूं, धान की जबरदस्त खेती का झंडा पंजाब ने गाड़ा। 1960-70 के दशक में हरित क्रांति ने पंजाब अग्रणी राज्य रहा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए इसने बड़ा योगदान दिया। कई दशक तक केंद्र की सरकार गेहूं और चावल का बड़ा हिस्सा पंजाब, हरियाणा से ही खरीदती रही। देश भर में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, यानी गरीबों को जो राशन दिया जाता है, 5 किलो मुफ्त राशन के भरोसे, तथाकथित मुफ्त राशन के भरोसे जो लोग जिंदा हैं, वो ध्यान से सुने, उसका बड़ा हिस्सा पंजाब की जमीन से आता है। पहले भी रहा है, अभी भी है। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक बॉर्डर स्टेट है। हर बार जब लड़ाई होती है तो पंजाब देश की छाती बनकर निकलता है और पाकिस्तान के सामने छाती तान कर खड़े रहता है, गोलियों का सामना करता है। ये फ्रंट लाइन बॉर्डर स्टेट है। पाकिस्तान सीमा पर पहला मोर्चा 1965 और 1971 के युद्ध में पंजाब की जमीन पर पंजाब का गांव और पंजाब के सैनिक निर्णायक रहे। रक्षा सेवाओं में इनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और अन्य यूनिट्स भी हैं जो लंबे समय से सैनिक परंपरा और बलिदान का प्रतीक रही है। 1965 के युद्ध की वो कहानी याद करिए जब भारत ने पाकिस्तानी पैंटन टैंकों के बड़े दल को नष्ट कर दिया। वीर अब्दुल हमीद की वीरता इसी मोर्चे से जुड़ी हुई है। 1965 की डोगरी की लड़ाई में इस जमीन के योगदान को याद करिए। 1971 के भारत पाक युद्ध
युद्ध को याद करिए, जब यहाँ भयंकर युद्ध हुआ था। अब हाल फिलहाल में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला तो याद ही होगा। इस दर्द को पंजाब ने ही झेला, वहीं के लोगों ने झेला। अब यहाँ पर ड्रोन और नार्को आतंक के नए रूप के वेश में सामने आ रहे हैं। यानी आतंकी देश पाकिस्तान से जो भी समस्याएं आ सकती हैं, उनका सामना सबसे पहले पंजाब को करना होता है। उद्योग, व्यापार और उद्यमशीलता में भी, फ्रूट प्रोसेसिंग में भी, कृषि यंत्र में भी, ऑटो पार्ट्स में भी, तमाम ऐसी चीजें हैं। लगभग हर क्षेत्र में पंजाब अपनी महत्ता सिद्ध करता है। और सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में भी भारत का काम करता है। यूके, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में पंजाब के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिन्हें भारत का सॉफ्ट पावर माना जाता है। ये लोग भारत की पहचान को दुनिया भर में पहुंचाते हैं तथा ध्यान रखिए, पूरे देश को लोकतंत्र की याद दिलाते हैं, लोकतंत्र की शक्ति का याद दिलाते हैं, अधिकारों को याद दिलाते हैं। अभी हाल ही में जो किसान आंदोलन हुआ, याद है कि नहीं? क्या आप सोच भी सकते थे कि जिस देश में हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हो, उस देश का किसान एक तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार को घुटनों पर ला देगा? क्या आपने कल्पना भी किया था कि जो लोग तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को रेंगने वाला केंचुआ की तरह बना रखा है, वो लोग किसानों के सामने हाथ जोड़ेंगे, माफी मांगेंगे और कहेंगे कि हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी? मगर पंजाब के, हरियाणा के किसानों ने यह करके दिखाया। पंजाब की धरती ने दिखा दिया कि यह देश किसानों का है, किसी धन्ना सेठ और नेता की गुलामी करने को तैयार नहीं होगा। पंजाब की कोऑपरेटिव और किसान यूनियनों की सक्रियता न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहद निर्णायक साबित होती है बार बार। वैसे लोकतांत्रिक मामलों की बात करें तो किसान आंदोलन में तो पंजाब ने अपना लोहा मनवाया ही था। पंजाब की धरती, पंजाब के खून और पंजाब के किसानों ने बड़े बड़ों को उनकी औकात याद दिला ही दिया था। मगर यदि हम एनआरसी, सीए समेत तमाम अन्य आंदोलनों की भी बात करें तो दिल्ली के गुरुद्वारों ने, यानी खासकर पंजाबियों ने, सिखों ने किसी भी जाति या धर्म को देखे बिना सिर्फ भारतीयों को देखा और उनका पेट भरने की जिम्मेदारी संभाली, अपने से संभाली। यानी जो लोग किसी जानवर या इंसान को भूखा नहीं देख सकते। और सबसे महत्वपूर्ण बात और इनकी खासियत यह है कि किसी को 2 रोटी खिला के उसकी फोटो खींच के वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालने के आदी नहीं है। यानी 2 रोटी खिला के 10 रोटी का लाभ लेने के चक्कर में नहीं रहते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, शोबाजी नहीं करते, जो करते हैं दिल से करते हैं। आज उस पंजाब की खेती पर संकट आया है और चारों तरफ सन्नाटा है। वैसे तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आसपास के अन्य इलाकों से आम जनता ही इतनी मदद पहुंचा रही है, अपने ही लोग अपनों की इतनी सहायता कर रहे हैं कि लोग चर्चा करने लगे हैं कि महामानव अपना और अपने परम मित्र सेठ का ही पेट भर ले वही बहुत है। पंजाब को ऐसे लोगों से बहुत उम्मीद भी नहीं है। मगर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को यह बात कब याद आएगी कि वो पूरे देश के मुखिया हैं। उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद किसी भाषण में कहा था कि अब मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तो किसने मुझे वोट दिया, किसने नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं, सब मेरे अपने हैं। ये बात हुजूर को कब समझ में आएगी? क्या पंजाब से इस बात का बदला लिया जाता है कि वहां के किसानों ने ऐतिहासिक रूप से नरेंद्र मोदी को झुकने पर मजबूर कर दिया, माफी मांगने पर मजबूर कर दिया, और जिन 3 काले कानूनों के दम पर पंजाब की जमीन और खेती को सेठ के नाम करने की कथित साजिश चल रही थी, उसको फेल कर दिया? क्या पंजाब से इस बात का बदला लिया जाता है कि उसने सांप्रदायिकता की राजनीति को अपने यहां लूट और तबाही का हथियार नहीं बनने दिया? या फिर पंजाब की समृद्धि से गुजराती जोड़ी को तकलीफ होती है? क्योंकि कुछ तो है, वरना सोचिए, लगभग 2 सप्ताह से पंजाब में संकट है। हुजूर 2 देशों की यात्रा कराए, ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की फोटो लेकर आ गए, दर्जन भर मीटिंग की फोटो वीडियो सब शेयर कर चुके हैं। चाइना की विजिट का फोटो शेयर कर लिया, पुतिन से मिले वो भी शेयर कर दिया, मीटिंग में जो बोला वो भी शेयर कर दिया, पुतिन के साथ कार में बैठ के यात्रा कर रहे वो भी शेयर कर दिया, यहां वहां खड़े होकर दांत चियार रहे हैं वो भी दिखा दिया, किसी नेता के गले पड़ गए या मिल लिए, किसी से हाथ मिला लिए, ये सारी बेमतलब की चीजें शेयर करने के लिए इनके पास टाइम है। यानी जो भी इनका ट्विटर हैंडल संभालता है उनके पास टाइम है। अब उसे तो जो इंस्ट्रक्शन मिलेगा वही नहीं करेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के भूकंप को लेकर भी ट्वीट कर दिया। यानी अफगानिस्तान में नुकसान हो रहा है तो उसकी चिंता इनको है, उसका दुख है, परंतु अपना पंजाब डूब रहा है, हमारे पंजाब की खेती बर्बाद हो रही है, लोगों का जीवन तबाह हो रहा है, इस बात का दुख इस व्यक्ति को नहीं है। वरना इतने दिनों में एक बयान तक नहीं आया, एक ट्वीट तक इनके लोग नहीं कर पाए। अमित शाह जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहां के हालात का जायजा लेकर चले आते हैं और पंजाब जाने की फुर्सत नहीं मिलती। अरे कुछ नहीं तो हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम लेते, कैमरा टीम साथ में होती है, खिड़की में झांक लेते, नीचे देख रहे लोगों को भी तो लगता है कि ऊपर वाला देख रहा है। बाकी सबसे ऊपर वाला तो सबको देख ही रहा है, समय पर हिसाब हो ही जाता है, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। समझने वाली बात यह है कि बेटा चाहे जितना नालायक हो, अगर वो दुख में होता है तो माँ बाप उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। परंतु भारत का जो राज्य सबसे लायक बेटों में से एक है, उसके दुख पर एक ट्वीट करने का भी टाइम इस व्यक्ति के पास नहीं है और इन्हीं के पास नहीं। जरा पता लगाइए, इतने दिनों में कितने केंद्रीय मंत्री और कितने बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता पंजाब दौरे पर गए। अभी चुनाव आ जाएगा तो सब पंजाब को राजधानी बना देंगे। चुनाव के दौरान हुजूर को यहां वहां गुरुद्वारे में जाकर फोटो खिंचाने
जाने में बड़ा मजा आता है, बहुत आनंद आता है। पगड़ी पहन लेंगे, लंगर में खाना खिलाने लग जाएंगे, बर्तन धोने लग जाएंगे। ये सब नौटंकी करने में, फोटो खिंचाने में, एक्टिंग करने के लिए कह दीजिए तो बहुत आनंद आएगा, खासकर चुनाव से पहले। लेकिन जब वही पंजाब के लोग संकट में होंगे तो ये अपना रोना धोना मचाए रहेंगे। वोट की भीख मांगने के लिए सालों पहले गुजर चुकी मां को बार बार घसीट कर लाएंगे। एक बार फिर से विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर चुके हैं। वैसे एक सवाल और करना था। नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं और आरएसएस वाले अक्सर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। उनका मानना होता है, उनका ये दावा होता है कि देश के हर संकट में वो सबसे आगे होते हैं, बचाव कार्य में लगे रहते हैं। अब जरा पता लगाइए, पंजाब के इस संकट में, हिमाचल के संकट में, जम्मू कश्मीर के संकट में आरएसएस के कितने लोग जमीन पर हैं और आरएसएस किस तरीके से मदद पहुंचा रहा है, पहुंचाता भी है या फिर सालों गुजर जाने के बाद झूठे यूं ही खबरें छपवा देता है, वेबसाइट पर लिख देता है। कहीं कुछ पता चल जाए तो हमको भी बता दीजिएगा। समझने वाली बात यह है कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का विजिट किया, जम्मू कश्मीर को लेकर ट्वीट भी किया, लेकिन पंजाब को एकदम इग्नोर मार दिया। ऐसे में सवाल तो बनता है कि पंजाब से किस बात की खुन्नस है? क्या खुन्नस इस बात की है कि पंजाब के लोगों ने भाजपा को जगह नहीं दी या फिर सेठ को भगा दिया? जरा सोचिए, जिस प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री रहते हुए भाषाई मर्यादा को सैकड़ों बार तार तार किया, इतने झूठ बोले, इतनी फर्जी बातें और इतने फर्जी दावे किए कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माथे पर परम झुट्टा होने का स्टिकर लग गया। इन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए पूर्व में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला स्तरहीन बयान दिया, कांग्रेस की विधवा बुलाया, जर्सी गाय बुलाया। सवाल यह है कि स्तरहीन बयान भी किसी न किसी की मां का अपमान तो कर रहे थे, और जिसके मां का अपमान किया था उसने चुनाव में अपनी मां के अपमान को भुनाने की कोशिश नहीं की। उसने मां के नाम पर भीख नहीं मांगी क्योंकि वो कमजोर नहीं था, उसको विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप देखिए, गोदी मीडिया और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी की मां को कथित रूप से किसी अवांछित व्यक्ति द्वारा दी गई गाली को लेकर ऐसा प्रचार करेंगे कि कुछ दिनों के भीतर लोग कंफ्यूज आ जाएंगे, लगेगा कि मानो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ही गाली दिया है। मगर इन्हीं दोनों नेताओं की अगर हम बात कर लें तो राहुल गांधी की मां के बारे में भाजपाइयों ने कौन कौन सा झूठ नहीं फैलाया, कितनी गंदी गंदी बातें इन लोगों ने नहीं पहुंचाई जनता तक। तेजस्वी यादव के पिता के बारे में, उनके परिवार के बारे में इन लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला। मगर क्या आपने कभी सुना कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, ये लोग विक्टिम कार्ड खेले हों? हमारे मम्मी को गरिया दिया, हमारे पापा को गरिया दिया, हमको वोट दो, मैं बहुत गरीब परिवार से आता था, मेरी मां को गाली दिया, मुझे वोट दे दो। हर चुनाव में हुजूर विक्टिम कार्ड खेलने निकल पड़ते हैं। कर्नाटक के चुनाव में भी 91 गालियों की गिनती लेकर जब पहुंचे थे, लिस्ट लेकर पहुंचे थे। बहरहाल आपको क्या लगता है, आखिर पंजाब और पंजाबियों को लेकर इनके मन में कौन सी खुन्नस है जो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहते और निभाते हुए दिखना भी नहीं चाहते? अब तक किसी बड़े पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। खबर आई कि फोन पर बात किया है मुख्यमंत्री से, मगर इतने दिन तक आप एक फोन पर बात करके बैठ गए, जब पहले दिन से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ जैसी स्थिति होगी, बम्पर नुकसान हो सकता है, तो समय से पैकेज का ऐलान होगा, तभी तो पैकेज रिलीज होगा, तब तो लोगों को राहत मिलेगी। और पंजाब तो अपना हक मांग रहा है। अब तक वहां के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि भाई हमारा हिस्सा तो दे दो, हमारे हिस्सा का पैसा दे दो। यानी सोचिए, संकटग्रस्त राज्यों को उनका हक भी नहीं दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा मदद की तो बात तो दूर की है। एक होता है मदद करना, एक होता है मदद करते हुए दिखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मदद करते हुए दिखना भी नहीं चाहते। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।